प्रणाम सर। संविधान बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, पर सीनियर लोग बोल रहे हैं कि बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है। सर, तैयारी करते समय क्या क्या ध्यान रखें, प्लीज बताइएगा। एक दिन अलग से क्लास ले लीजिएगा रणनीति के ऊपर, क्योंकि डीमोटिवेटेड फील हो रहा है। सर, समय पर कोर्स करवाने के लिए एक्स्ट्रा क्लास भी ले लीजिएगा। पहली बात तो बेटा, जिन्होंने भी लिखा है उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। मैं बताऊं बेटा आपको कि वो चीजें हमें टफ लगती हैं जो हमसे नहीं बनता है। जो हमसे बनता है वो हमें टफ नहीं लगेंगे। रही बात जो सीनियर लोग बोलते हैं, सीनियर लोग क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन बनाना टफ होता है। यानी दो चीजें समझनी है बेटा। पुराने जमाने में जैसे रट्टा मार करके पढ़ लेते थे और याद हो जाता था और वहां टिप करके चले आते थे, उससे नहीं चलेगा। वर्तमान परिस्थितियों में आपको टॉपिक बनने के साथ साथ उस टॉपिक की समझ भी होनी चाहिए। टॉपिक जो भी आप पढ़ रहे हैं वो याद होने के साथ साथ उसकी समझ भी होनी चाहिए। याद होना एक अलग बात है और टॉपिक की समझ होना एक अलग बात है। जब हमारे अंदर टॉपिक की समझ होती है तो ही हम सही उत्तर तक पहुंच पाते हैं। तो ये कहना कि बहुत टफ है और ये है वो है, ऐसा नहीं। कूट में क्वेश्चंस देता है तो कूट में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? जब आपके अंदर वो समझदारी होगी, जब आप उन चीजों को समझेंगे। तो इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। रणनीति वर्तमान में उसी रणनीति के तहत पढ़ रहे हैं। जितने टॉपिक, जितनी चीजें हमें लग रही हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हम बता रहे हैं, आप उसको पढ़ करके जाएं। ठीक है, क्वेश्चन इस पर लगाएं। क्वेश्चन जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके क्वेश्चन लगाएंगे तो आपकी उस टॉपिक को याद करने के बाद उसकी समझ जो है मजबूत होगी, परिपक्वता आ जाएगी आपके अंदर उस टॉपिक को लेकर के। तो आप टॉपिक को भी जरूर ध्यान दें, है ना। क्वेश्चन आंसर लगाने पर ध्यान दें, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, खुश रहिए बेटा। सभी लोगों को, सुरभि, मीना, अंकित, ऋचा, नम्रता, विद्या, तृप्ति, सब कोई खुश रहे बेटा, मस्त रहे, बढ़िया पढ़ाई करें और स्टे पॉजिटिविटी, है ना, हमेशा पॉजिटिव रहे। हाँ, पढ़ना पड़ रहा, मतलब हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा, पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, एग्जाम जो है वो तो नहीं देखेगा ना कि 2 महीने पहले वैकेंसी आई है कि क्या हुआ है। आपको तो पढ़ना पड़ेगा, आपको तो मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो पढ़ें, याद रखें और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके उसमें अपनी परिपक्वता हासिल करें, सब चीज बनेगा। ठीक है, चले आगे चलते हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने अनुसूचियों तक पढ़ लिया था संविधान निर्माण के बाद। आज की क्लास में उसमें आगे बढ़ते हैं हम। तो अनुसूचियां जो है उसमें दो प्रमुख अनुसूचियां हैं जो एग्जाम में पूछ सकता है जिनसे जुड़ करके। एक आपका अनुसूची 8 है ना, शेड्यूल 8, है ना। इस अनुसूची 8 में हमने क्या पढ़ा था? भाषाओं के बारे में पढ़ा था, है ना। इस अनुसूची 8 में हमने भाषा के बारे में पढ़ा था। तो याद रखें कि अनुसूची 8 में उन भाषाओं के बारे में बताया गया है, ठीक है, या ऐसी भाषाओं के बारे में बताया गया है जिसमें आप कार्यालयीन या कार्य जो है, मतलब ऑफिशियल वर्क जो है आप जिसमें कर सकते हैं, उन सारी भाषाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। अनुसूची 8 में पूरे जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिन लैंग्वेजेस में आप कोई भी ऑफिशियल वर्क कर सकते हैं, है ना, जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं, चीजें कर सकते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कार्यालयीन कार्य के बारे में, सॉरी, कार्यालयीन भाषा के बारे में बताया गया है ना, ध्यान देंगे। कार्यालयीन भाषा के बारे में बताया गया अनुसूची 8 में। ठीक, अनुसूची 8 जो है इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कार्यालयीन भाषा, जिसमें ऐसी भाषा जिसमें आप सारे ऑफिशियल कार्य कर सकते हैं, वो सारी भाषाएं इसमें बताई गई हैं। अब अनुसूची 8 में किसी भाषा का होने का मतलब यह है कि आप उस भाषा में
यूपीएससी के एग्जाम्स भी दे सकते हैं, उसमें आप पीएचडी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, वो सारी भाषाएं बताई गई, सारे आप सरकारी कार्य कर सकते हैं। अनुसूची 8 में जब संविधान बना था, यानी मूलतः अनुसूची 8 में केवल 14 भाषाएं थी, जबकि वर्तमान में, अगर फिलहाल की बात करें, वर्तमान में देखें तो वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हैं। ठीक है ना, 22 भाषाएं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी को भी अनुसूची 8 में शामिल करने की बात उठी थी, तो ये भाषाएं हैं, अनुसूची 8 के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि करंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है। जो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, उनको आप इस तरीके से याद रखें, आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछ देता है कि निम्न में से कौन सी भाषा नहीं है ना, ए बी सी डी ई एफ जी, है ना, एच आई जे के एल एम, ठीक, उसके बाद से एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसे एबीसीडी से पकड़ ले इसको। अनुसूची 8 की जो 22 भाषा है, उनको इसी एबीसीडी के क्रम से ही आप याद करें। ए से है आपका असमिया, है ना, असमिया जो असम में बोली जाती है। बी से 2 भाषाएं हैं, ठीक है ना, बी से 2 भाषाएं, बांग्ला और बोडो, ठीक है ना, बी से 2 भाषाएं, बांग्ला और बोडो, ये 2 भाषाएं होंगी। सी से कोई भाषा नहीं है, डी से 1 भाषा है, ठीक है, और ये भाषा है आपका डोगरी, ठीक है, डोगरी बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में बोली जाएगी, ठीक है ना, डोगरी। ई से फिर कोई भाषा नहीं है, एफ से कोई भाषा नहीं है, जी से आपका गुजराती, ठीक है, 1 भाषा है, ठीक। तो 1 2 3 हो गया, 4 और ये 5 भाषा हो। एच से चलेंगे तो एच से है आपका हिंदी, हिंदी भी अनुसूची 8 में शामिल है, ठीक है। आई से कोई भाषा नहीं, जे से कोई भाषा नहीं। के से देखें, के से एक कश्मीरी, दूसरा गोवा में बोली जाने वाली कोंकणी, और तीसरा कर्नाटक में बोली जाने वाली कन्नड़। के से 3 भाषा है, ठीक है ना, कश्मीरी हो गया, उसके नीचे आ गया आपका गोवा, तो गोवा में आपका कोंकणी, और गोवा के नीचे आ गया कर्नाटक, तो वहां पर कन्नड़। ये 3 भाषाएं यहां पर बोली जाती हैं, ठीक है ना, कश्मीरी, कोंकणी, कन्नड़, ठीक है। एल से फिर कोई भाषा नहीं। फिर एम से देखें, एम से मैथिली जो बिहार में बोली जाती है, दक्षिणी बिहार, है ना, मैथिली। एम से मलयालम, एम से मणिपुरी, और एम से मराठी। देखें, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी और मराठी, ठीक है ना। एम से मैथिली, एम से 4 भाषाएं हैं, ठीक है ना, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी और मराठी। मैथिली आपका बिहार में हो गई, मलयालम आपका केरल में हो गई, मणिपुरी मणिपुर में बोली जाएगी, और मराठी महाराष्ट्र में। तो ये एम हो गया, ठीक है। एन से नेपाली, ओ से उड़िया, पहले ये उड़िया था, याद रखें, 2011 में उड़िया को ओडिया कर दिया गया है, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आई। ओ से ओडिया, ठीक है। फिर पी से पंजाबी, क्यू छोड़ने, आर छोड़ने। एस से संथाली, संथाली झारखंड में बोली जाती है, एक संथाल जनजाति पाई जाती है, उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा है संथाली। उसके बाद सिंधी, है ना, सिंधी, और फिर आपका संस्कृत, ठीक है ना, संथाली, सिंधी और संस्कृत, ठीक है। टी से फिर 2 भाषा आ जाएंगी, एक आपका तमिल और दूसरा आपका तेलुगु, और यू से उर्दू। उर्दू याद रखें, जम्मू कश्मीर की अधिकृत भाषा है, जम्मू कश्मीर राज्य की सरकारी भाषा आपका उर्दू है। तो ये 22 भाषाएं हैं, आपको याद रखना है। इन 22 भाषाओं को याद करने के लिए आप एबीसीडी फॉर्मूले को ही यूज करें, और इसी के आधार पर इसको याद करने की कोशिश करें। ए से 1 भाषा है असमिया, बी से 2 भाषा है बांग्ला और बोडो। बोडो असम में बोली जाती है, असम जनजातियों, असम में एक जनजाति पाई जाती है बोडो,
उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। सी से कोई भाषा नहीं, डी से एक भाषा है डोगरी, ई एफ से कुछ नहीं, फिर चलेंगे जी से गुजराती, एच से हिंदी, आई से कुछ नहीं, जे से कुछ नहीं, के से 3 भाषाएं हैं, कश्मीरी, कोंकणी, कन्नड़। एल से कोई भाषा नहीं है, एम से 4 भाषाएं हैं, एम से 4 भाषाएं, मैथिली, मलयालम, ठीक है, मराठी और मणिपुरी। मैथिली, मलयालम, मराठी और मणिपुरी। मैथिली, मलयालम, मराठी और मणिपुरी। अगर आप इस तरीके से देख लेंगे एम को, तो 4 दिशाओं में है ये भाषाएं, एम से 4 दिशाओं में। उत्तर में बिहार मिलेगा, यहां पर बोली जाती है मैथिली। दक्षिण में आपका केरल मिलेगा, यहां बोला जाता है मलयालम। पूर्व में आपका मणिपुर मिलेगा, यहां पर बोला जाएगा मणिपुरी। और पश्चिम में आपका महाराष्ट्र मिलेगा, यहां पर बोला जाएगा मराठी। तो एम से 4 दिशाओं की 4 भाषा है, ठीक है ना। इस तरीके से एम हो गया। एन से नेपाली, ओ से उड़िया पहले था, उड़िया को ओड़िया कर दिया गया 2011 में। पी से पंजाबी। एस से 3 भाषा है, संथाली, संस्कृत और सिंधी। टी से तमिल और तेलुगु, यू से उर्दू। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात समझे बेटा, जो एक प्रश्न अभी मुझसे किसी सज्जन मेरे छात्र ने कहा था कि सीनियर बोलते हैं कि बहुत हार्ड है, इसको मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ये आपने याद कर लिया, आपको पूरी भाषा याद है। एग्जाम में पूछ दिया कि निम्न में से कौन सी भाषा अनुसूची 8 में शामिल नहीं है। अब आप ए से लेकर के जेड तक अगर आप जोड़ोगे, मतलब पूरा याद करोगे, उसके बाद आप आंसर तक पहुंचोगे, और एक भी भूल गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए यहां पर काम आता है विश्लेषण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका परीक्षा जब सामने हो, परीक्षा को क्रैक करने के लिए। तो जो सफलता प्राप्त करने वाले छात्र होंगे, इसको पढ़ लिए, याद कर लिए, तो ये सामान्य छात्र हुए। लेकिन पढ़ करके, याद करके विश्लेषण किए कि यार मुझे इसमें किस बात का ध्यान रखना है, किस बात का ध्यान रखना है, क्या प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, तो आप पूरा ऊपर से उठा करके नीचे तक इसको पूरा पढ़ लेंगे, तो आपको समझ में आएगा सभी लैंग्वेज जो आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, वो सारे लैंग्वेज इसमें है। हिंदी है, संस्कृत है, and the another language which we read in our schooling and colleges is English. English is not mentioned in its schedule. आप पूरा देखेंगे तो दिखाई देगा कि अनुसूची 8 में अंग्रेजी भाषा नहीं है। जिस पल आप विश्लेषण कर लेंगे ऐसा किसी टॉपिक को, उसी पल आप सफल हो जाएंगे। और आप मेरी बात को, इसको आप मिला करके देख लीजिए, पीएससी प्री 2018 में यह प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन सी भाषा अनुसूची 8 में शामिल नहीं है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि हिंदी है, संस्कृत है, लेकिन अंग्रेजी अनुसूची 8 में शामिल नहीं है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अनुसूची 8 में जो भाषाएं उसमें हम कार्य कर सकते हैं, और इंग्लिश को ऑलरेडी उपराजभाषा का दर्जा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इंग्लिश में काम ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन से परमिटेड है, तो अलग से इसमें मेंशन करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से इंग्लिश है। दूसरा जो यहां पर आपका फोकस होना चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए कि इन सारे में से अगर आप कोई भी देख रहे हैं, किसी भी भाषा को अगर आप सुन रहे हैं, तो सारी भाषाएं कैसी हैं? आपका क्षेत्रीय भाषा, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं। लेकिन इसमें से उर्दू एक ऐसी भाषा है जिसको एक राज्य की अधिकृत भाषा घोषित किया गया है। उर्दू एक राज्य की अधिकृत भाषा, और वो राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। तो इस तरीके से विश्लेषणात्मक पहलू पर जब तक आप गौर नहीं करेंगे, तब तक एग्जाम निकलना मुश्किल है। और सीनियर लोग कहते रहेंगे कि बहुत टफ है यार, इतना इजी नहीं है संविधान, ठीक है। ये इस तरीके से आपका अनुसूची 8 में ये भाषाएं थी, है ना। ये 22 भाषाएं। लेकिन इन 22 भाषाओं में से जो महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है, जो महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान देनी है, वो ये है कि मूल संविधान में तो केवल 14 भाषाएं ही थी, जबकि वर्तमान में इन भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? 22। इसका मतलब बाद में 8 भाषाएं क्या की गई हैं? जोड़ी गई हैं। तो आपसे एक प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि अनुसूची 8 में कब कब भाषाओं को जोड़ा गया है ना, कब कब भाषाओं को जोड़ा गया है। तो याद रखें, इन 8 भाषाओं को 3 अलग अलग वर्षों में जोड़ा गया है। 8 भाषाएं 3 अलग अलग वर्ष। जैसे सबसे पहले अनुसूची 8 में जो भाषा जोड़ी गई वो 1967 में जोड़ी गई।
उसके बाद 1992 में, और लेटेस्ट जो चेंजेस हुआ है वो 2003 में। देखें, शब्दों पर ध्यान देंगे। अनुसूची 8 में जो पहला संशोधन हुआ, कोई भी चीज को अगर आप संविधान में जोड़ना या हटाना चाहते हैं, यू नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको संविधान में संशोधन करने की जरूरत होगी, और हर संविधान संशोधन का एक क्रमांक होता है, एक वर्ष होता है। तो ये 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं, तो कभी ना कभी जोड़ी गई होंगी, ठीक है ना। तो याद रखिए, ये जो 8 भाषाएं हैं, इनको 3 अलग अलग वर्षों में जोड़ा गया है। अनुसूची 8 में जो सबसे पहला संशोधन हुआ 67 में, फिर 92 में, फिर 2003 में। ये फोकस करें, पहला संशोधन कब हुआ अनुसूची 8 में। पहला संशोधन कब हुआ तो 1951 लगा देंगे आधे लोग बिना देखे, जबकि ऐसा नहीं है। पहला संशोधन अनुसूची 8 में कब हुआ था तो 1967। ये अनुसूची 8 में जो पहली बार परिवर्तन हुआ, और हर संशोधन का एक नंबर होता है। तो देखिए 21, 71 दोनों को जोड़ देंगे, आ जाएगा 92, यानी 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन 2003। इन 3 प्रकार के संविधान संशोधन से संविधान में जोड़ा गया है भाषाओं को अनुसूची 8 में। 1967 में एक भाषा को जोड़ा गया, 92 में 3 भाषा को जोड़ा गया, और 2003 में 4 भाषा को जोड़ा गया। इस तरीके से 8 भाषाएं जोड़ गई। 67 में 1, 92 में 3, 2003 में 4। तो 67 में एक भाषा जोड़ी गई, और ये भाषा थी सिंधी। तो इस तरीके से याद रखेंगे कि अनुसूची 8 में जो सबसे पहली भाषा जोड़ी गई वो क्या थी, आपका सिंधी, है ना। मूल संविधान में सिंधी नहीं थी, मूल अनुसूची 8 में सिंधी नहीं थी। अगर आपसे ये पूछ दे कि निम्न में से कौन सी भाषा मूल अनुसूची 8 में नहीं थी, तो आपको ये अलग से 8 के नाम याद होने चाहिए। 71वें संविधान संशोधन से 3 भाषाएं जोड़ी गई, और ये 3 भाषाएं थी म को ने। म को ने, म से मणिपुरी, याद रखें मणिपुरी भी मूल संविधान में नहीं थी। को से कोंकणी, गोवा में जो बोली जाती है, कोंकणी भी मूल संविधान में नहीं थी। ने से नेपाली, नेपाली भी मूल संविधान में नहीं थी। और 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई। ये 4 भाषाएं हैं MBDS, ठीक है ना, MBDS। M से मैथिली, याद रखें मैथिली भी मूल अनुसूची 8 में नहीं थी, ठीक है। B से बोडो, बोडो भी नहीं थी। D से डोगरी, डोगरी भी नहीं थी। और S से संथाली, ये भी नहीं था। तो 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया, MBDS, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। तो ये 4 भाषाएं भी मूल संविधान में नहीं थी, तो ये भी आपको याद रखना है। 21वें संविधान संशोधन 1967 से सिंधी को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 से मकोने को जोड़ा गया, और 92वें संविधान संशोधन 2003 से 4 भाषाओं को जोड़ा गया, MBDS। तो ये इस तरीके से आपका संविधान में भाषाओं को जोड़ा गया है अनुसूची 8 में। तो ये अनुसूची 8 में आपको इतनी बातें जो है वो ध्यान में रखनी थी। आ रहा है समझ में? देखें, तो ये था आपका अनुसूची 8। एक और अनुसूची जो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, जो इंपॉर्टेंट है, वो है आपका अनुसूची 9, ठीक है ना। अनुसूची 9, शेड्यूल 9। अनुसूची 9 आपको मैंने क्या बताया था, भूमि सुधार कानून के बारे में बताया था, है ना, भूमि सुधार कानून। तो जितने भी भूमि सुधार कानून बनेंगे, चाहे केंद्र सरकार बनाए चाहे राज्य सरकार बनाए, वो सारे भूमि सुधार कानून क्या होगा आपका, इसमें होगा, अनुसूची 9 में होगा। याद रखें, भूमि सुधार कानून अनुसूची 9 में रखे गए हैं, और अनुसूची 9 में जो भी विषय रखे जाते हैं वो न्यायिक संवीक्षा उनकी नहीं हो सकती। याद रखें, न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, ऐसा रखा गया था। उसके पीछे रीजन था कि जिस समय हम स्वतंत्र हुए 1947 में, और उसके बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, तो एक बड़ी समस्या थी हमारे देश में कि बहुत सारे लोग क्या रह जाते थे, भूखे रह जाते थे, भूखमरी था, उतना उत्पादन नहीं हो पाता था, जबकि मोर देन 90% लोग एग्रीकल्चर करते थे। जब सरकार ने इस समस्या को रिव्यू किया तो पता चला कि एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट लोग तो बहुत है, ठीक है ना, डिपेंडेंट लोग तो बहुत है, लेकिन वो सारी चीजें क्या होंगी आपका, कृषि में बहुत सारे लोग डिपेंडेंट है, कृषि करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास जमीन नहीं है। किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन है, किसी के पास जमीन ही नहीं है। जमीन का असमान वितरण था, जमींदार लोग अपने पास रखे थे।
इसलिए भारत सरकार ने 1951 में भूमि सुधार की घोषणा की और इसके अंतर्गत बहुत सारे कानून लाए, जैसे आपका उसको बोलते हैं आपका हथबंदी, चकबंदी। हथबंदी मतलब सीलिंग अंग्रेजी में बोलते हैं। इसके तहत कृषि के जोत की सीमा को सील कर दिया गया कि इससे ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं हो सकती, और अगर उससे ज्यादा जमीन है तो गरीबों में बांट दो, ये कानून लाया गया। अब आप ये सोचिए कि अगर आपके पास भले बहुत ज्यादा जमीन है, अगर आपको कोई कहे कि नहीं इससे ज्यादा नहीं रख सकते और जो बची उसको बांट दो, तो क्या आप कभी बांटोगे? लेकिन सरकार का आदेश है तो आप कहां जाओगे? न्यायालय में। और न्यायालय फिर आपको क्या दे देता है? स्टे दे देता। इसीलिए, और फिर सरकार भूमि सुधार नहीं कर पाती, इसीलिए क्या किया गया, भूमि सुधार कानून 9वीं अनुसूची में रखे गए और 9वीं अनुसूची को न्यायिक संवीक्षा से बाहर रख कर दिया गया, मतलब इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब याद रखेंगे आप, वर्ष 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक निर्णय सुनाया और उसमें कहा कि अनुसूची 9 के जो विषय हैं, यानी भूमि सुधार कानून जो भी है, अनुसूची 9 के विषयों की भी क्या किया सकती है? न्यायिक संवीक्षा हो सकती है। मतलब अब आज के डेट में आप क्या कर सकते हैं, 9वीं अनुसूची में सरकार ने कोई कानून बना करके अगर डाल दिया, जैसे ही मान लिया किसान बिल आया है और किसान बिल को डाल दिया भारत सरकार ने, तो अब वो न्यायिक समीक्षा हो सकती है। लेकिन एक शर्त रखी सुप्रीम कोर्ट ने, यानी अब 9वीं अनुसूची में रखे गए विषयों की न्यायिक समीक्षा है ना, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, उसकी जांच हो सकती है, न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन इसके दो शर्तें रख दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। पहली शर्त यह रखा कि उन्हीं मामलों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है जो 24 अप्रैल 1975 के बाद के हो, है ना, 24 अप्रैल 1975, क्योंकि 24 अप्रैल 1975 के बाद जो है बहुत सारे लोग भारत आते हैं, है ना, आपका बांग्लादेश से इधर भारत आते हैं, इसलिए 24 अप्रैल 1975 के बाद की अगर कोई डिस्प्यूट है ना, भूमि सुधार को लेकर के, या 9वीं अनुसूची में कोई विषय रखती है सरकार, तो 24 अप्रैल 1975 के बाद के कानूनों को न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। याद रखें, 9वीं अनुसूची के उन्हीं विषयों को न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है जो 24 अप्रैल 1975 के बाद लाए गए हैं। और दूसरी भी बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किस आधार पर आप इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं या किसी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, तो केवल एक आधार बताया, मौलिक अधिकार का उल्लंघन। अगर मान लीजिए कि सरकार कोई ऐसा कानून बना करके 9वीं अनुसूची में डाल देती है जिससे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, केवल तभी उसकी समीक्षा की जा सकती है। तो यहां पर विश्लेषण समझें इसका। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी अनुसूची के में रखे गए विषय न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, तो नो डाउट आपका स्केड्यूल क्या हो जाएगा? 9वीं अनुसूची। लेकिन वर्ष 2007 के बाद से न्यायिक समीक्षा के योग्य बना दिया गया है, लेकिन उन्हीं विषयों को जो 24 अप्रैल 1975 के बाद आते हैं। जैसे अभी मान लीजिए कि भारत सरकार ने कृषि कानून बनाया और 9वीं अनुसूची में डाल दिया और सोचे कि अब तो ये न्यायालय क्षेत्राधिकार से बाहर है, तो ये गलत है। अभी इसको क्या किया सकता है? समीक्षा किया जा सकता है। लेकिन फिर वही बात कि ये मसला किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए? मौलिक अधिकार का उल्लंघन अगर होता हो तो वहां पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। मौलिक अधिकार का उल्लंघन होना चाहिए। अगर मौलिक अधिकार के अलावा आपका कोई कानूनी अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो भी सुप्रीम कोर्ट जो है उसको, या कोई भी न्यायालय जो है उसको एंटरटेन नहीं करेगी। इस बात को याद रखना है। ये आपको 9वीं अनुसूची तक इतना याद रखना था। दल बदल निरोधक कानून बेटा मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी विधायिका जब बताऊंगा तब, क्योंकि बहुत सारे पुराने स्टूडेंट के साथ नए स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं, है ना, इसलिए एक एक करके मैं सीक्वेंस बताऊंगा। तो अनुसूचियों में आपको इतना याद रखना जरूरी था। अब संविधान के 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां तो हो गई। परिशिष्ट को नहीं पढ़ना होता है, उसको छोड़ दें। अब हम भाग 1 से शुरू करें। इसके पहले संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे पिछले बार प्रश्न भी पूछा है, वो है आपका प्रस्तावना, प्रियम्बल। ठीक है ना, प्रस्तावना या प्रियम्बल। जो संविधान की प्रस्तावना है या प्रियम्बल है उसे भी देखते हैं। ठीक है ना, प्रस्तावना या प्रियम्बल अगर देखें तो आप एक चीज ध्यान दें कि सबसे पहले तो क्या होती है प्रस्तावना, है ना, व्हाट डू यू मीन बाय प्रियम्बल। तो याद रखें, प्रस्तावना जो है
वो संविधान का सार है, ठीक है ना। द समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रीएम्बल, संविधान का सार होता है, ठीक है ना। प्रस्तावना जो है वो संविधान का सार है, मतलब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से जो निचोड़ निकलता है, या अगर आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ना पढ़ पाए, केवल प्रीएम्बल ही पढ़ लें, तो आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बातें होंगी उसको आप समझ जाएंगे, है ना। तो बेसिकली प्रीएम्बल इज अ समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान का सार है, ठीक है ना, संविधान का सार है, ठीक। प्रस्तावना, याद रखें कि प्रस्तावना को सबसे पहले संविधान में जगह देने वाला देश अमेरिका है, ठीक है ना, क्योंकि विश्व में पहली बार संविधान अमेरिका में ही लिखा भी गया था, इसीलिए संविधान में प्रस्तावना को जगह देने वाला पहला देश या प्रस्तावना लिखने वाला पहला देश अमेरिका है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो प्रस्तावना है हमारे संविधान में, ये 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देशिका प्रस्ताव का ही विस्तार है। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेकर के आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो उसी उद्देशिका प्रस्ताव से क्या है, ये प्रेरित है ना, उसी उद्देशिका प्रस्ताव से प्रेरित है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो प्रस्तुत किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखेंगे कि संविधान लागू होने के बाद, है ना, संविधान लागू होने के बाद अंत में प्रस्तावना को शामिल किया गया है, ठीक है। द लास्ट थिंग विच इज मर्ज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रीएम्बल। याद रखें, प्रस्तावना प्रारंभ में नहीं जोड़ी गई, जैसे भाग 1, 2, 3, 4 ऐसे है ना, तो पूरे भाग 1 से लेकर 22 तक हो गए, उसके बाद लास्ट में प्रस्तावना पर अलग से विचार हुआ और संविधान सभा ने इसको पारित किया, फिर बाद में जोड़ा। संविधान हमारा कब लागू हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो याद रखें, उस समय जब लागू हुआ तो उसमें प्रस्तावना नहीं थी, प्रस्तावना को बाद में 24 जनवरी 1950 को पारित करवा करके उसमें लागू किया गया। तो इस तरीके से याद रखेंगे कि प्रस्तावना संविधान लागू होने के बाद सबसे अंत में शामिल किया गया, क्योंकि प्रस्तावना जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है ये हमारे ऊपर है। तो सारे संविधान सभा के सदस्य अगर इस पर एक मत हो जाते तभी जोड़ा जाता। तो संविधान तो बन गया और लागू हो गया, फिर बाद में इस पर चर्चा हुई कि क्या हमें प्रस्तावना जोड़ना चाहिए अमेरिका की तर्ज पर। तो अमेरिका से प्रेरित होते हुए हमने भी क्या किया, जो उद्देशिका प्रस्ताव था उसी को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया। तो ये इस तरीके से, तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत की संविधान की प्रस्तावना किस देश से प्रेरित है, तो प्रस्तावना कहां से प्रेरित है? आपका अमेरिका से प्रेरणा लिया। विश्व का पहला देश अमेरिका था जिसने प्रस्तावना को शामिल किया था। अब जो प्रस्तावना हमारी शामिल हुई, जो प्रस्तावना है हमारे संविधान की, वो क्या है उसको देख करके आपको उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपको ध्यान देना है। जितना पढ़ाऊंगा इसके बाहर कोई, मतलब ये प्रस्तावना में कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप एक चीज देखें, संविधान क्या है? तो संविधान वह दस्तावेज है जो जिसके माध्यम से देश को चलाया जाता है, हम ये कहते हैं। बेसिकली मेरी निगाहों से अगर आप इसको देखें तो संविधान जो है वो शासक यानी सरकार और शासित यानी नागरिक के अंतर संबंधों को दर्शाता है कि शासक क्या करेंगे और शासित क्या करेंगे, है ना। शासक को क्या करना है, देश को क्या करना है, सरकार को क्या करना है, और नागरिकों को सरकार के लिए क्या करना है, देश के लिए क्या करना है, यही दो मूल बातें होती हैं। और चूंकि प्रस्तावना संविधान का सार है तो उस सार में भी यही दो बातें होंगी। तो यही दो बातें बताई भी गई हैं। सबसे पहले देखने का नजरिया देखें, सबसे पहले नागरिकों का कर्तव्य देश के प्रति बताया गया है और उसके बाद देश का कर्तव्य नागरिकों के प्रति बताया गया। आप देखें, मैं इसको 3 स्टेप में बांट करके आपको दिखाता हूं, इस नजरिए को समझें, आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले नागरिकों का कर्तव्य देश के प्रति बताया गया। तो नागरिकों का कर्तव्य मतलब हम भारत के लोग भारत को, है ना, हम भारत के लोग भारत को, सबसे पहले नागरिकों कर्तव्य देश के प्रति बताया गया है ना। हम भारत के लोग भारत को, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसा हम भारत के लोग भारत को क्या कर्तव्य हमारा, 4 चीजें देंगे, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को 4 चीजें देंगे, क्या क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न,
कंप्लीट सोवरेन, संपूर्ण मतलब पूरा, प्रभुत्व संपन्न मतलब संप्रभु, सोवरेन मतलब जो अपना निर्णय स्वयं लेता हो, किसी के अधीन ना हो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक। समाजवादी, सोशलिस्टिक, समाजवादी का मतलब समान विचारधारा, जहां पर सब कोई एक समान हो, है ना। समान, समाजवादी मतलब सरकार किसी के साथ भेदभाव ना करे, सबको समान रूप से, जो भी पैसे हैं सरकार के पास, जो भी संसाधन बांटना है, सबको समान रूप से बांटे, समाजवादी। इकोनॉमिक एस्पेक्ट है ये समाजवादी। पंथ निरपेक्ष, ठीक, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष, है ना, सेक्युलर। याद रखें, धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दो अलग अलग चीजें होती हैं। धर्म आस्था को दर्शाता है, जबकि पंथ जो है उसके रिचुअल्स को दर्शाते हैं, उसके अंतर्गत जो कर्म कांड होते हैं उसको दर्शाते हैं, विचार को दर्शाते हैं, एक व्यक्ति के विचार को दर्शाते हैं। तो हमारा संविधान केवल धर्म निरपेक्ष की बात नहीं करता, केवल धर्म की बात नहीं करता, बल्कि पंथ की बात भी करता है कि धर्म के आधार पर भी सब समान होंगे। और इवन एक ही धर्म में, जैसे हिंदू धर्म है, उसी में अलग अलग लोगों के विचार को मानने वाले जो लोग होंगे, उन विचारों में भी क्या होगा, कोई प्रकार की भेदभाव नहीं होगी, ठीक है ना, कोई भेदभाव नहीं होगा। तो पंथ निरपेक्ष। और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है ना, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है। ये देखिए, ये पहला सेक्शन पूरा, भारत के नागरिकों का देश के प्रति कर्तव्य। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। अब दूसरा हिस्सा देखिए, अब नागरिकों का देश के प्रति हो गया, तो अब देश का कर्तव्य नागरिकों के प्रति क्या बोलता है, एवं इसके समस्त नागरिकों को। अब देश नागरिकों को देगा, क्या देगा, हमने 4 चीजें दिया तो देश भी हमको 4 चीजें देगा, 1 2 3 4। क्या चीज देगा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ठीक है ना, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। देश भी हमें 4 चीजें देगा, क्या क्या चीजें, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। न्याय जस्टिस, स्वतंत्रता लिबर्टी, समानता इक्वालिटी, बंधुता फ्रेटर्निटी, ठीक है। हमें न्याय मिलेगा, कोई हमारे साथ गलत नहीं कर सकता। स्वतंत्रता, हम स्वतंत्र होंगे, किन किन चीजों के लिए स्वतंत्र होंगे वो भी आगे बताया गया। समानता, कोई भेदभाव नहीं होगा, गलत नहीं होगा। न्याय, हम अपना काम खुद कर सके, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, स्वतंत्रता, हमारे साथ भेदभाव नहीं होगा। समानता, और जिससे चाहे हम उसको अपना बंधु, अपना दोस्त, है ना, अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके, वो आपका बंधुता। तो एवं इसके समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, है ना। तो न्याय मतलब कौन कौन सा न्याय, तो याद रखें 3 प्रकार का न्याय। कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, ठीक है। संविधान में 3 प्रकार का न्याय दिलाता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, है ना। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस मतलब गरीबी अमीरी भेदभाव नहीं होगा, ठीक है ना, गरीबी को दूर करेगी सरकार, सामाजिक न्याय मिलेगा। आर्थिक, सबको पैसे कमाने के समान अवसर मिलेंगे। राजनीतिक, है ना, कोई भी देश के राजनीतिक पदों पर जा सकता है, वो किसी के लिए वंशानुगत नहीं होगा। आज हमारे मोदी जी जो है इस चीज को दर्शा रहे हैं, बताते हैं ना कि हम चाय वाले थे और आज क्या बने हैं, प्रधानमंत्री। ये इसी वजह से, क्योंकि हमारा संविधान राजनीतिक न्याय दर्शाता है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य को अंग्रेजी में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोलेंगे। तो न्याय, स्वतंत्रता, लिबर्टी। तो स्वतंत्रता किन किन चीजों की, आप समझे, पहले हम कुछ भी सोच सके, फिर सोच सके तो बोल सके, जो हम बोले उस पर विश्वास हो, जिस पर विश्वास होगा वही धर्म है, और जो धर्म है उसी की उपासना करेंगे। तो पहले हम कुछ भी सोच सके ने विचार, फिर बोल सके ने अभिव्यक्ति, जो हम बोले उस पर लोग विश्वास कर सके ने विश्वास, जिस पर विश्वास हुआ वही धर्म हो गया, यानी धर्म, और धर्म की क्या करते हैं, उपासना। तो इसलिए 5 चीजों की स्वतंत्रता है। देखें कौन कौन सा, विचार, अभिव्यक्ति, ठीक है,
अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। उपासना यानी वर्शिप। फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, रिलीजन एंड वर्शिप, है ना। विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब समानता, तो समानता कितने चीजों की दिलाता है संविधान? 2 चीजों की। कौन कौन से? एक आपका प्रतिष्ठा एवं अवसर, है ना। प्रतिष्ठा एवं अवसरों की समानता, है ना। प्रतिष्ठा एवं अवसरों की समानता, ठीक है ना। प्रतिष्ठा एवं अवसरों की समानता, इक्वालिटी ऑफ प्रेस्टीज एंड अपॉर्चुनिटी, प्रतिष्ठा एवं अवसरों की समानता। और बंधुता, कैसी बंधुता? तो याद रखिए 2 चीजें। बंधुता ऐसी जिसमें 2 चीजें शामिल हो। कौन कौन सी देखें? व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता बढ़ाने वाली, है ना। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता बढ़ाने वाली बंधुता, है ना, बढ़ाने वाली बंधुता। अब तीसरा हिस्सा देखें, इसमें बताया गया संविधान लागू होने की तिथि का, है ना। तो कैसे पढ़ते हैं इसको? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एवं इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसरों की समानता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता, अखंडता बढ़ाने वाली बंधुता, है ना। राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता प्रदान करने के लिए, है ना, दृढ़ संकल्पित होकर यह संविधान सभा, ठीक है ना, यह संविधान सभा इस संविधान को, अब यहां से इंपॉर्टेंट है, देखें, इस संविधान को आज तारीख 26 नवंबर 1949 ब्रैकेट में मिति, मार्ग, शीर्ष, शुक्ल, सप्तमी, विक्रमी 2006 को एतद द्वारा यह संविधान अधिनियमित, इनेक्टेड, है ना, अधिनियमित, आत्मार्पित, एडॉप्टेड, है ना। बंधुता को बढ़ाने, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने वाली बंधुता प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर यह संविधान सभा इस संविधान को आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति, मार्ग, शीर्ष, शुक्ल, सप्तमी, विक्रमी 2006 को एतद द्वारा यह संविधान अधिनियमित, आत्मार्पित एवं अंगीकृत करती है, ठीक है ना। अधिनियमित, आत्मार्पित एवं अंगीकृत करती है। अधिनियमित मतलब इनेक्टेड, आत्मार्पित मतलब गिव टू द पीपल, ऐसा, और अंगीकृत मतलब एडॉप्ट करना, एडॉप्टेड। तो ये इस तरीके से इसके 3 हिस्से हैं। पहले में बताया गया है जनता कर्तव्य देश के प्रति, दूसरे में देश का कर्तव्य जनता के प्रति, और तीसरे में संविधान लागू होने की तिथि को बताया गया। ये 3 फोकस पॉइंट है, ठीक है ना। तो पहले में जनता का कर्तव्य देश के प्रति, तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। अब देश का कर्तव्य जनता के प्रति, तो एवं इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसरों की समानता
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने वाली, है ना, बंधुता प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर यह संविधान सभा इस संविधान को आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी 2006 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी 2006 को एतद द्वारा यह संविधान अधिनियमित, आत्मर्पित और अंगीकृत करते हैं। यह प्रस्तावना है। ऐसे आपको विश्लेषण करके याद रखना है इसमें, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ चीजों को ध्यान देंगे आप। जैसे यहां पर कहा गया है, इस पूरे प्रस्तावना को जब आप पढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चंस इससे बनते हैं, ठीक है ना। जैसे एक आपसे पूछ सकता है कि प्रस्तावना के कौन कौन से तत्व हैं, है ना, प्रस्तावना के तत्व, या इसी को पूछने के लिए आपसे यह पूछ सकता है कि प्रस्तावना से प्राप्त होने वाली जानकारियां, है ना, प्रस्तावना के तत्व या प्रस्तावना से प्राप्त होने वाली जानकारी, इसको देखें आप। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि प्रस्तावना के तत्व कौन कौन से हैं। तत्व कहने का मतलब, है ना, विच आर द एलिमेंट्स ऑफ प्रीएम्बल। तत्व कहने का मतलब प्रस्तावना से जो जानकारी मिल रही है हमको। तो प्रस्तावना के तत्व अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें संविधान के अधिकार के स्रोत की जानकारी मिल रही है। संविधान के अधिकार के स्रोत, है ना, सोर्स ऑफ राइट्स कहां से मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो देखें, संविधान के अधिकार के स्रोत मतलब संविधान के जो अधिकार हैं या जो संविधान हमारा बना है उसमें सारी शक्तियां किसमें निहित है, कहां से शक्ति मिल रही है संविधान को। तो हम भारत के लोग, भारत को मतलब भारत को शक्ति कौन दे रहा है, भारत को कौन बना रहा है, जनता। यानी अल्टीमेट पावर किसके में है, जनता। जनता अपनी शक्तियां किसको दे रही है, संविधान को। तो पहला संविधान के अधिकार के स्रोत की जानकारी मिलती है, और संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, भारत की जनता, भारत के लोग, ठीक है। यानी इसको इस तरीके से भी पूछ सकता है कि संविधान के अनुसार अंतिम शक्ति किसमें निहित है, तो याद रखें भारत के लोगों में, भारत की जनता में। यह पहला तत्व हो गया, संविधान के अधिकार के स्रोत। दूसरा, भारत का स्वरूप। दूसरा हमें इससे जानकारी मिलता है हमारे देश का स्वरूप क्या होगा, हमारा देश कैसा होगा। तो आप देखें, हम भारत के लोग, भारत को, यानी हमने भारत को बनाया, तो संविधान के अधिकार का स्रोत भारत हो गया। अब भारत को कैसा बनाएंगे, तो यह भारत का स्वरूप हो गया। तो याद रखें भारत के स्वरूप की जानकारी मिलती है, यानी दूसरा तत्व है भारत का स्वरूप, ठीक है ना। दूसरा तत्व है फॉर्मेट ऑफ इंडिया। भारत का स्वरूप क्या होगा, फेस ऑफ इंडिया क्या होगा। तो याद रखें भारत का स्वरूप कैसा होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, ठीक है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी होगा, ठीक है, पंथ निरपेक्ष होगा, और चौथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा, है ना। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, दोनों को मिला करके रखा गया है, इस बात को याद रखेंगे बेटा। लोकतंत्र मतलब, मैं इसको संविधान की शब्दावली में आपको बताता हूं, दोनों के डिफरेंस आप समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। लोकतंत्र मतलब जिस देश में शासन में जनता की भागीदारी हो, लोकतंत्र है, पीपल्स पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और गणतंत्र इस बात को बताता है कि जो देश का सर्वोच्च होगा वो हेरिडिटियल नहीं होगा, बल्कि वो निर्वाचित होना चाहिए। ये दो प्रमुख बातें हैं। लोकतंत्र का मतलब जनता की भागीदारी होनी चाहिए, और गणतंत्र का मतलब होता है जो सर्वोच्च है, जो निर्वाचित है। जैसे देश का सर्वोच्च राष्ट्रपति है तो वंशानुगत नहीं होगा, जैसा कि ब्रिटेन में होता है, महारानी चले आ रही है वहां, ठीक है ना। तो भारत में लोकतंत्र होगा, यानी शासन में जनता की भागीदारी होगी, और गणतंत्र होगा, यानी देश का राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, ठीक है। तो ये लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक। पंथ निरपेक्ष, अभी आपको बताया। समाजवादी मतलब सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, सरकार सबको समान रूप से ध्यान देगी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब भारत की सरकार अपना निर्णय खुद लेगी, किसी से पूछ करके नहीं लेगी, किसी से बात नहीं करेगी, है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तीसरी चीज, तीसरा तत्व अगर हम इसको देखें तो तीसरा हमें इससे मिलता है संविधान के उद्देश्य की जानकारी मिलती है। देखें संविधान का उद्देश्य क्या है यह पता चलता है। आप देखें, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, एवं इसके समस्त नागरिकों को न्याय देना, स्वतंत्रता देना, समानता देना, बंधुता देना। तो ये जो चारों चीजें हैं
ये क्या है आपका संविधान का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक। और चौथा तत्व है प्रस्तावना का संविधान लागू होने की तिथि, है ना, संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 बताया गया है, ठीक है ना। प्रस्तावना में संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 बताया गया है। तो ये प्रस्तावना के 4 तत्व हैं और 4 जानकारियां आप ये कह सकते हैं। प्रस्तावना के 4 तत्व क्या क्या है? पहला, संविधान के अधिकार का स्रोत, दूसरा, भारत का स्वरूप, तीसरा, संविधान का उद्देश्य, और चौथा, संविधान लागू होने की तिथि। स्रोत, स्वरूप, उद्देश्य और तिथि। स्रोत क्या है? भारत की जनता। स्वरूप क्या है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता प्रदान करना। और संविधान लागू होने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। तो ये चीज देखें। अब यहीं से एक और बात देखेंगे कि जो अगली बात है इसमें वो ये है कि कौन सी चीजें कहां से ली गई हैं, ये पूछ सकता है ना। तो प्रस्तावना के स्रोत अगर हम देखें, ठीक है ना, प्रस्तावना के स्रोत, तो सबसे पहले प्रस्तावना प्रेरित किससे है? आपका उद्देशिका प्रस्ताव से। मतलब जो उद्देशिका प्रस्ताव थी वही क्या है? आपका आज की प्रस्तावना है। इसमें दूसरा चीज देखें, ये जो शब्द लिखा है हम भारत के लोग, ये पूछता है, याद रखें, हम भारत के लोग, ये जो शब्द है हम भारत के लोग, ठीक है, ये शब्द जो है आपका हम भारत के लोग, ये यूएन चार्टर से लिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से लिया गया है। याद रखेंगे, हम भारत के लोग, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से लिया गया है, यूएन चार्टर से, ठीक है ना। हम भारत के लोग, ये शब्द जो है, जैसे यहां पर लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वहां पर लिखा है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो ये जो हम भारत के लोग शब्द है, ये हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से लिया है, ठीक है ना। तीसरा, इसमें जो न्याय है, न्याय जो सामाजिक, आर्थिक और जो राजनैतिक न्याय है, ये हमने रशिया से लिया है, यूएसएसआर से, ठीक है ना। ये सब हमने कहां से लिया है? रशिया से लिया है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से प्रस्तावना के स्रोत ये आपको याद होने चाहिए। अच्छा, एक अगली चीज देखें, एक प्रश्न उठाता है प्रारंभ में, एक प्रश्न उठा कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो याद रखें, प्रस्तावना पर लाए गए वाद, ठीक है ना, प्रस्तावना पर लाए गए वाद, है ना, इंपॉर्टेंट केसेस ऑन प्रीएम्बल। एक प्रश्न उठा, 2 प्रश्न उठे इनफैक्ट। पहला ये उठा कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, और दूसरा प्रश्न ये उठा कि क्या प्रस्तावना में संसद संशोधन कर सकती है। ठीक, 2 प्रश्न उठे, ठीक है ना। अब जब भी कोई संविधान पर प्रश्न उठेगा तो संविधान में अगर कोई भी क्वेश्चन रेज होता है तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने का पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को लेक्चरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का व्याख्याता भी बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्लियर करता है कि ये चीज होगा या नहीं होगा, कोई भी चीज सुप्रीम कोर्ट क्लियर करता है। और कभी भी कोई चीज सुप्रीम कोर्ट से क्लियर कराना हो तो वहां पर आपको केस लाना पड़ता है, जिसको वाद कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में केस कहते हैं। तो ऐसे 2 महत्वपूर्ण वाद है, एक 1960 और एक 1973। 1960 में एक केस आया जिसको बेरूबाड़ी वाद कहते हैं, और 1973 का बेहद इंपॉर्टेंट था, केशवानंद भारतीवाद, है ना, केशवानंद भारतीवाद। तो 1960 का बेरूबाड़ीवाद और 1973 में केशवानंद भारतीवाद आया। याद रखें, 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। बेरूबाड़ी केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है क्योंकि इसको अलग से जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, जबकि 1973 में प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया।
है ना। तो दो बातें, एक आपसे प्रश्न पूछा सकता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं, तो याद रखें प्रस्तावना संविधान का भाग पूर्व में नहीं माना गया था, लेकिन 1973 के केशवानंद भारतीवाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया। तो यानी प्रस्तावना वर्तमान में संविधान का भाग है, इसलिए प्रस्तावना अलग से पढ़ते हैं और 22 भाग अलग से पढ़ते हैं। इसके साथ साथ प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो एक प्रश्न यह उठा कि संसद जो है संविधान के किसी भी भाग में अनुसूची में संशोधन कर सकती है, और जब प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया है तो यानी प्रस्तावना में संसद संशोधन कर सकती है। तो याद रखें, हां 1973 से ही यह स्पष्ट हुआ कि संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर। जो मूल ढांचा होगा उसको नहीं मतलब उसको नहीं करेगी, मतलब इस प्रकार का संशोधन नहीं कर देगी जिससे मूल ढांचा ही परिवर्तित हो जाए, जो उसका जो एसेंस है, जो वास्तविकता है वो ही चेंज हो जाए, ऐसा नहीं कर सकते है ना, मूल ढांचे को छोड़कर। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के केशवानंद भारतीवाद में मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। याद रखें, मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और मूल ढांचा जो है जो हमारे संविधान की जो मूल विशेषता है, जो मूल लक्षण है ना, मूल लक्षण है, जैसे कुछ लोग झगड़ालू होंगे, कुछ लोग मृदुभाषी होंगे, कुछ लोग बड़े प्रेम से बात करते हैं, ये उनके मूल लक्षण है। अब कोई जो हमेशा झगड़ते रहता है वो एकदम प्रेम से बात करने लगे तो आपको लगेगा कि अरे क्या हो गया, है ना। वो अमिताभ बच्चन का पिक्चर था ना, उसमें इसको बताया गया है विशेषता से, है ना। तो ये जो है आपका, इसी तरीके से यही बात मैं कह रहा हूं कि वैसे ही संविधान की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसको चेंज करने से संविधान का स्वरूप ही बदल जाएगा, है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसी जो बातें हैं उनको मूल ढांचे में रखा जाएगा, और मूल ढांचे को समय समय पर सुप्रीम कोर्ट बताएगी कि मूल ढांचे में क्या आएगा, ठीक है। और मूल ढांचे में जो होगा उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती, यानी प्रस्तावना में भी संशोधन वैसा ही संशोधन करेगी जिससे मूल ढांचा अपरिवर्तित रहे। और इस तरीके से प्रस्तावना पर संशोधन करने का अधिकार संसद को प्राप्त हो गया। और जब संशोधन करने का अधिकार प्राप्त हो गया, जब संशोधन करने का अधिकार प्राप्त हो गया तो संशोधन होगा, ठीक है ना। तो आपसे पूछ सकता है कि प्रस्तावना पर अब तक कितने संशोधन हुए हैं, तो याद रखें प्रस्तावना में हुए संशोधन, याद रखें जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिल गई कि संशोधन हो सकता है तो प्रस्तावना में संशोधन हुए। याद रखें अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, और ये जो संशोधन हुआ है वो है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। याद रखें प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है, और ये संशोधन है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। जब भी संशोधन होगा तो कोई नई चीज जोड़ी जाती है या कोई पुरानी चीज हटाई जाती है। याद रखें इस संविधान संशोधन से हमारे संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, संशोधित किए गए थे, कोई भी चीज रिप्लेस नहीं हुआ था, है ना। 3 नए शब्द इसमें क्या किए गए थे, जोड़े गए थे, और ये 3 नए शब्द थे समाजवादी, ठीक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इंटीग्रिटी। देखिए ये अखंडता, ये समाजवादी और ये पंथ निरपेक्ष, इन 3 को क्या किया गया था, जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था हमारे संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे बेहद अच्छे से, ऐसे प्रश्न पूछता है। एक जो अभी तक के अनुभवों के आधार पर आपसे प्रश्न पूछ सकता है वो ये है, मेंस होता तो पूछ देता प्रस्तावना का महत्व तो लिखिए, लेकिन प्रीलिम्स में प्रस्तावना के महत्व को बताने के लिए कुछ जो बड़े बड़े स्कॉलर्स बुद्धिजीवी हुए उन्होंने कुछ अपने कोटेशंस दिए हैं, उस कोटेशंस को पूछ सकता है, ठीक है ना। तो प्रस्तावना पर विशेषज्ञों की
राय या कोट जैसा आप लिखें। जैसे सबसे पहले अगर हम एन ए पालकी वाला को देखें तो एन ए पालकी वाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बताया है, ठीक है ना। एन ए पालकी वाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। मतलब जैसे आप आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं अपनी जानकारी देने के लिए, वैसे अगर आपको संविधान की जानकारी चाहिए तो आप केवल प्रस्तावना को पढ़ लीजिए। तो पालकीवाल ने परिचय पत्र कहा है। दूसरा, ठीक है, दूसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है ना, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो याद रखें कि जो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, इन्होंने अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने इन्होंने इसे स्वप्नों का विचार बताया है। मतलब ऐसा विचार, ऐसा स्वप्न जिसमें हम ऐसा विचार रखते हैं अपने देश को बनाने का, ठीक है ना, स्वप्नों का विचार बताया है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने, ठीक है। स्वप्न शब्द को याद रखिएगा। तीसरा देखें, ठाकुर दास भार्गव, ठीक है ना, ठाकुर दास भार्गव। ठाकुर दास भार्गव ने इन्होंने प्रस्तावना को संविधान का आभूषण कहा है, ज्वेलरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखेंगे, ठाकुर दास भार्गव ये संविधान सभा के सदस्य भी थे। ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का आभूषण या ज्वेलरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। चौथा याद रखें, के एम मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान का भविष्य फल या जन्म कुंडली कहा है। पीएससी प्री 2013 में पूछा गया है। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान का भविष्य फल या जन्म कुंडली कहा है, जन्म कुंडली, ठीक है, जन्म कुंडली का है। इसके बाद देखें, आर्नेस्ट बेकर ने प्रस्तावना को संविधान का की नोट कहा है। की नोट है ना, जब अपन कोई नोट करते हैं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट को, उसको की नोट बोलते हैं। तो इन्होंने की नोट कहा है प्रस्तावना को, ठीक है। इसको याद रखते चलेंगे आप, ये पूछ देता है, ठीक। इसके बाद छठवां, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। अगला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इसे संविधान की बुनियाद कहा है। अगर संविधान एक अट्टालिका, एक इमारत है, तो प्रस्तावना उसकी बुनियाद है जिस पर यह इमारत खड़ी है। इसके बाहर इस पर से क्वेश्चन नहीं हो सकते बेटा, ठीक है, ठीक है। तो इस पर जो है इस तरीके से आपको याद रखना है। नहीं बेटा, कल क्लास नहीं रहेगी मेरी भी, ठीक है। प्यारे बच्चों, इतना याद रखें, अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।